नमस्कार। आज हम मुगल साम्राज्य के दो ऐसे बादशाहों की कहानी में गोता लगाने वाले हैं, एक पिता और एक बेटा, जिन्होंने न सिर्फ अपने अपने दौर को एक नई पहचान दी, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने कला और वास्तुकला की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे इस कहानी के दिल में उतरते हैं। देखिए, एक तरफ थे जहांगीर, एक ऐसे बादशाह जिनकी रूह मानो कैनवस पर रंगों में बसती थी। उन्हें पेंटर किंग कहना बिल्कुल सही होगा। और दूसरी तरफ उनके बेटे शाहजहां, एक आर्किटेक्ट एम्परर, जिनकी नज़र संगमरमर में छिपे सपनों को तराशती थी। एक ने कला की बारीकियों को छुआ तो दूसरे ने वास्तुकला को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वो साम्राज्य कैसा था जो उन्हें विरासत में मिला। फिर जहांगीर के कला से भरे दौर को समझेंगे। उसके बाद शाहजहां के संगमरमरी विजन की दुनिया में चलेंगे और आखिर में इस सवाल कर रुकेंगे कि इस शानदार विरासत की कीमत क्या थी। तो पहला हिस्सा, साम्राज्य का शिखर। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था। मुगल शक्ति और दौलत अपने चरम पर थी और इसी मजबूत बुनियाद पर ये दोनों पिता और पुत्र अपनी अपनी छाप छोड़ने वाले थे। तो कहानी शुरू होती है जहांगीर से, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 तक चला। वैसे उनका असली नाम तो सलीम था। उन्होंने उपाधि ली नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसका मतलब था दुनिया को जीतने वाला। लेकिन सच तो ये है कि उनकी असली जीत तलवार से नहीं, बल्कि कला के लिए उनके जुनून से हुई। जहांगीर ने अपने शासन की शुरुआत एक ऐसे काम से की जो उस जमाने के लिए लगभग अकल्पनीय था। उन्होंने आगरा के किले में सोने की एक जंजीर लगवाई, जिसे कहते थे जंजीर-ए-अदल, यानी न्याय की जंजीर। कमाल की बात यह थी कि कोई भी आम इंसान, चाहे वो कोई भी हो, उसे खींचकर सीधे बादशाह से इंसाफ मांग सकता था। ये सिर्फ एक जंजीर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सिंबल था। लेकिन देखिए, हर कहानी की तरह यहां भी सब कुछ सिर्फ अच्छा नहीं था। जहांगीर का दरबार काफी जटिल था। उनकी बेगम नूरजहां, जिनका मतलब था दुनिया की रोशनी, वो वाकई बहुत तेज दिमाग और ताकतवर महिला थीं। दरबार में उनका जबरदस्त प्रभाव था। और वहीं एक बहुत ही विवादास्पद घटना भी हुई। जहांगीर ने अपने बागी बेटे खुसरो की मदद करने के आरोप में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इतिहास पर एक बहुत गहरा असर डाला। लेकिन जिस चीज ने जहांगीर को सबसे अलग बनाया, वो थी कला के लिए उनकी दीवानगी। उनका ही कहा हुआ एक वाक्य है, मैं बता सकता हूं कि चित्र में आंख किस उस्ताद ने बनाई है और भौहें किसने। सोचिए जरा, कला की इतनी गहरी समझ। यही वजह है कि उनके दौर को मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज कहा जाता है। और जब बादशाह खुद इतना बड़ा पारखी हो, तो कला तो अपने शिखर पर पहुंचेगी ही। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक कलाकार थे, लेकिन 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं। एक थे उस्ताद मंसूर, जो जानवरों और पक्षियों की ऐसी तस्वीरें बनाते थे कि लगता था अभी बोल पड़ेंगे, जैसे उनका बनाया मशहूर बाज। और दूसरे थे अबुल हसन, जो शाही शान शौकत को कैनवस पर जिंदा कर देते थे। और हाँ, जहांगीर के ही दौर में एक ऐसी चीज हुई जिस पर शायद उस वक्त किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया होगा। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए। फिर 1615 में सर थॉमस रो ने व्यापार करने की इजाजत हासिल कर ली। ये भारत में अंग्रेजों के असर की एक बहुत ही, कह सकते हैं, खामोश शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसका अंजाम बहुत बड़ा होने वाला। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। जहांगीर के बाद ये विरासत पहुंची उनके बेटे शाहजहां के हाथों में, जिनका बचपन का नाम खुर्रम था। उनका शासनकाल 1627 से 1658 तक एक बिल्कुल नया अध्याय था। ये वो अध्याय था जो रंगों और कूची से नहीं, बल्कि छेनी और संगमरमर से लिखा जाना था। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 22, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो साल हैं जो उनकी सबसे बड़ी कृति, उनकी बेगम मुमताज महल की याद में बने ताजमहल को पूरा करने में लगे। 22 साल। ये शाहजहां के जुनून और साम्राज्य की बेहिसाब दौलत का एक जीता जागता सबूत है। शाहजहां के दौर को आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। ताजमहल के अलावा उन्होंने मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन बनवाया, जिसमें दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर जड़ा था। उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया, जिसे शाहजहानाबाद नाम दिया, और वहां लाल किला और जामा मस्जिद जैसी शानदार इमारतें बनवाईं। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये एक बादशाह के विजन का ऐलान थीं।
लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज के पीछे एक अंधेरा भी होता है। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे दुखद हिस्से की ओर बढ़ते हैं, एक शानदार विरासत की कीमत। कितनी अजीब बात है कि जिस बादशाह ने इतनी खूबसूरत और यादगार इमारतें बनवाईं, उसकी अपनी जिंदगी का अंत महत्वाकांक्षा, धोखे और तख्त के लिए हुए एक खूनी जंग से जुड़ा है। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। और जैसे ही शाहजहां बीमार पड़े, इन चारों भाइयों के बीच तख्त के लिए एक भयानक जंग छिड़ गई। एक ऐसी जंग जिसने इस परिवार को तोड़कर रख दिया और मुगल साम्राज्य का भविष्य ही बदल दिया। इस जंग में जो मुख्य मुकाबला था, वो 2 ऐसे भाइयों के बीच था जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे दारा शिकोह, सबसे बड़े बेटे, एक विद्वान, एक दार्शनिक जिन्होंने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, और दूसरी तरफ थे औरंगजेब, एक बेजोड़ मिलिट्री कमांडर जिनकी इच्छा शक्ति फौलाद की तरह थी। ये लड़ाई सिर्फ 2 भाइयों की नहीं थी, ये 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। औरंगजेब ने बड़ी चालाकी और निर्ममता से ये जंग जीती। पहले उन्होंने अपने भाई मुराद से हाथ मिलाया, फिर धर्मत और सामूगढ़ की लड़ाइयों में दारा शिकोह की फौजों को बुरी तरह हराया, और आखिर में आगरा पर कब्जा करके खुद को बादशाह घोषित कर दिया। और वो महान निर्माता शाहजहां, उसका क्या हुआ? ये इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। औरंगजेब ने अपने ही पिता को आगरा के किले में 8 साल तक कैद रखा। सोचिए जरा उस महान आर्किटेक्ट की तकलीफ, जो अपनी ही बनाए कैद में बंद था, और उसकी खिड़की से सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, उसकी अपनी सबसे बड़ी रचना, ताजमहल। मोहब्बत की वो निशानी अब उसकी अपनी कैद की मुंह गवाह बन चुकी। तो हम इस दौर को आखिर कैसे याद रखें? एक तरफ कला और वास्तुकला की वो शानदार उपलब्धियां हैं, और दूसरी तरफ परिवार का टूटना और एक बादशाह की दर्दनाक कहानी। सवाल ये उठता है कि इतिहास को एक ऐसे सुनहरे दौर को कैसे याद रखना चाहिए जो इतनी बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी पर बना हो। ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।